हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब आज की वीडियो में हम 11.3 जो चैप्टर नंबर 11 है हमारा थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी 11.3 की एग्जांपल्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है मतलब प्लेन्स का जो बेसिक पार्ट है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। और वो एक वीडियो जिन बच्चों ने भी वो एक वीडियो कर ली है उनकी 3D तभी खत्म हो गई थी। उस एक वीडियो के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने उस वीडियो पर काफ़ी मेहनत की है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। अगर मैं ब्रीफिंग करना चाहूँ तो सबसे पहले हमने प्लेन के बारे में समझा, प्लेन किसको बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। फिर मैंने आपको इक्वेशन बताई। ये एक प्लेन की इक्वेशन है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। डी डिस्टेंस है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये उसकी कार्टीजियन है। अब ये एक और फॉर्म है उसकी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्वेश्चंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। फिर मैंने आपको बताया अगर एक गिवन पॉइंट हो, एक नॉर्मल हो, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आर माइनस ए डॉट एन टू जीरो। इसकी कार्टीजियन ये वाली जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको थ्री नॉन प्लेनर पॉइंट्स में से पास होने वाला एक प्लेन की इक्वेशन लिखने को बोला था, तो वो भी मैंने आपको लिख के दिखाई कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये उसकी इक्वेशन है, ये उसकी कार्टीजियन। यहाँ पर भी कार्टीजियन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन। इन सब की मैंने आपको डेरिवेशंस भी करवाई थी। फिर उसके बाद हमने ये किया था जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। मतलब अगर हमारा प्लेन किसी इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स में से पास होता है तब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उनका लिखने का ढंग है। और ये कार्टीजियन फॉर्म में लिखने का ढंग है कि पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस, इसके बारे में मैंने को पहले बताया था कि शॉर्टर डिस्टेंस अगर जीरो होगा तो लाइंस कोप्लेनर होंगी। अब इसमें प्लेन्स में भी ये टॉपिक था तो वहाँ पर मैंने को डिस्कस करवाया। अब इसकी भी जो कार्टीजियन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हो सकता है कि आपको लगे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट अगर आप इनकी डेरिवेशन के साथ करोगे तब आपको एक एक फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब ये कोई ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जो नॉर्मल में एंगल होता है वही प्लेन्स में एंगल होता है। मैंने आपको दोनों फॉर्म करवाई हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसको आप याद रखोगे, इसको आप याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन है, पैरेलल है तो ये कंडीशन है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, तो इसका भी ये फॉर्मूला है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन में एंगल किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मैंने लास्ट वीडियो में करवाया। मैंने आपको बताया कि ये एक वीडियो काफ़ी है, आपका 3D चैप्टर जो है पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। आपको 3D में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। वैसे भी ये चैप्टर स्कोरिंग है और अगर आप इसको ढंग से कर लेते हो तो इसमें से बहुत कम चांस है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस करोगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 13, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 बाय रूट 29 फ्रॉम ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज 2i माइनस 3j प्लस 4k। आल्सो फाइंड इट्स कार्टीजियन फॉर्म। अब देखो, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। फिर से अपनी बातें रिपीट करूंगा। अगर आपने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जिन बच्चों ने सिर्फ फॉर्मूलाज को क्रैम किया उनके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल है। मतलब वो देखने में तो ईजी है कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, बट पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती हो सकती है। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, तो देखो यहां पर हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जब भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया होता है तो हमारी ये वाली फॉर्म होती है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एक फॉर्म यहां पर एक और थी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। अब यहां पर डी कोई भी कांस्टेंट होता है, यहां पर जो स्मॉल डी होता है ये डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होता है। मतलब यहां पर हमें ये वाला डी गिवन है और यहां पर हमें नॉर्मल वेक्टर गिवन है। और आपको पता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। और वेक्टर से यूनिट वेक्टर में जाना या यूनिट वेक्टर से वेक्टर में जाना हमें आता है। आपको पता है हम कैसे करेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
इज 6/√29, दैट इज हमें d की वैल्यू गिवन है 6/√29। अब यहां पर हमें नॉर्मल वेक्टर गिवन है, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। अब अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो आपको बताए इसको हम n वेक्टर लिखेंगे, मतलब 2i - 3j + 4k। अब ये वेक्टर गिवन है और वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब आपको पता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, वी नो, कोई भी अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो n वेक्टर बाय उसकी डायरेक्शन, ठीक, सॉरी, n वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। आपको पता है कि वेक्टर में, मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था कि मान लो ये कोई x वेक्टर है, तो x वेक्टर जो है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलके बनता है। वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में मिलके बनता है। तो अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो x वेक्टर बाय x वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वही यहाँ पर मैंने किया है। तो ऐसा करो, यहाँ पर n वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकाल लेते हैं। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √4 + 9 + 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये भी कोइंसिडेंट है कि ये भी √29 आ गया, ठीक है। तो नाउ हमारा n कैप कितना आ गया, n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब n वेक्टर है हमारा 2i - 3j + 4k कैप डिवाइड बाय √29। अगर आप इसको ढंग से लिखना चाहते हो तो वो लिख लेते हैं, 2/√29 i कैप, 3/√29 j कैप, 4/√29 k कैप, ठीक है। अब आपको पता है हमारी जो हमने क्या लिखना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं। अब आपको पता है कि हमारी वेक्टर इक्वेशन ये होती है, तो r वेक्टर डॉट n कितना है, 2/√29 i कैप, 3/√29 j कैप, 4/√29 k कैप इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 6/√29। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में ऐसे ही आंसर को मेंशन किया गया, तो मैं भी यहीं पर इसको कर रहा हूं। अब इसकी जो कार्टेशियन है उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं। अब देखो, आपकी एनसीईआरटी में मतलब कि यहां पर यहां तक ही आंसर दिया गया है। वैसे आपके क्वेश्चन में लिखा गया, एग्जाम्पल में लिखा गया कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी लिखो, तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। देखो, इसकी कार्टेशियन में आपको याद होगा, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था, LX + MY + NZ इज इक्वल टू D। एक है AX + BY + CZ इज इक्वल टू D। यहां पर ये वेक्टर होता है तो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को मैं डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में लिखता हूं, L, M और N। मतलब यहां पर जो हमारी ये वाली वैल्यूज हैं ये डायरेक्शन को साइंस हैं N वेक्टर के, यूनिट N वेक्टर के, ठीक है। तो वो मैं आपको लिख के यहां पर दिखा देता हूं। अब देखो, मैंने आपको वही बताया कि ये क्या है, डायरेक्शन को साइंस है n कैप के, ठीक है। तो मतलब ये L की वैल्यू, ये M की वैल्यू है, ये n की वैल्यू। और कार्टेशियन इक्वेशन कैसी होती है, इस तरह से, तो 2/√29x - 3/√29y + 4/√29z इज इक्वल टू D। D कितना है हमारा, 6/√29। तो ये हमारी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। वैसे इसको पेपर में मतलब कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, बट आप क्वेश्चन में लिखा गया कि कार्टेशियन फॉर्म लिखो, तो हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि हमें डिस्टेंस दिया था ओरिजिन से, मतलब वो स्मॉल d की बात कर रहे हैं, और n वेक्टर दिया हुआ था, बट हमें अपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें n कैप चाहिए था, n वेक्टर नहीं। तो वो मैंने निकाल लिया और अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है वो आ गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल 14 की बात करते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन r डॉट 6i - 3j - 2k + 1 इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर आप पिछले एग्जाम्पल की बात कर लो, इस एग्जाम्पल की बात कर लो, बहुत छोटे छोटे सोल्यूशन है। आपको लगा सर क्या आप 5-5 मिनट लगा रहे हो? देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं सिर्फ सोल्यूशन नहीं मुझको देना,
ये भी नहीं है कि आपको पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाएगा, बट मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि अगर मैं आपको 14th एग्जाम्पल करवा रहा हूं तो इस एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस एग्जाम्पल से आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको सब बता पाऊं, ताकि आप सिर्फ सोल्यूशन पे ना रहो, एनसीईआरटी पे ना रहो, आपको इस जैसे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखो, क्वेश्चन पिछला या जस्ट घुमा फिरा के पूछ लिया। पिछले क्वेश्चन में हमें देखो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर, आपको पता है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस थे। अल्टीमेटली अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, अल्टीमेटली अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो जो उसके यहाँ पर वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइंस ही तो होंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो फॉर्म लिखी गई है हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आना आपके मन में लाजमी है कि सर ये वाली फॉर्म में लिखा गया है कि ये वाली फॉर्म में लिखा गया है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि अगर ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यही इसके डायरेक्शन को साइंस है। आपको पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप डायरेक्टली बता सकते हो। और अगर ये वाली फॉर्म है तो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता लगेगा? अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है? बताओ, सोचो। यस, आप सही सोच रहे हो। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ठीक है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो अपने मन में। 36, 9 कितना बना, 45 + 4 49, 49 का अंडर कितना होगा, 7। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 नहीं है, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब ये वाली फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमें n वेक्टर की बना है। ये बात आपको क्लियर हुई। दूसरी बात, यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, आप सबसे पहले इसको ऐसे लिखने की कोशिश करोगे। मैं आपका हर आंसर, हर दुविधा दूर करने की हमेशा कोशिश करता हूं। अब ये गलत है। अब आप कहोगे सर ये तो डिस्टेंस है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो माइनस भी हो सकता है, बट नहीं, आपको एक आदत डालनी है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में जाना है। आपको एक आदत डालनी है कि यहां पर आप माइनस मत छोड़ो, इस माइनस को आप यहां पर लिख लो। अगर आप इस माइनस को इधर लिखोगे तो ये कुछ ऐसी फॉर्म में बन जाएगा, -6i + 3j + 2k कैप = 1। मैं हर एक क्वेश्चन से आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में जाना है। और अगर आप माइनस को छोड़ भी दोगे यहां पर, तो जब आप यहां पर जाओगे तब आपको माइनस दिक्कत देगा। आप यहां पर जाके भी चेंज कर सकते हो, बट आप एक मन में आदत बना लो कि हमें यहां पर माइनस रखना ही नहीं है किसी भी फॉर्म के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है, तो मतलब हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब जो बातें मैंने आपको समझाई हैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख के दिखा देता हूं। ये जो पोर्शन मैं यहां पर लिखूंगा ये आपको पेपर में नहीं करना। तो अब देखो, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट आपके नोट्स के लिए, ये आप अपने मन में करके देख सकते हो कि 7 है, 1 के बराबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो दैट मीन्स देयरफॉर यहां पर हमें n वेक्टर दिया हुआ है, -6i + 3j + 2k कैप। ठीक है, वी नो, हमें पता है कि n कैप कितना होता है, n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ अब आपको पता ही है कि n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। तो विच एम्प्लाइज n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 36 + 9 + 4, दैट मीन्स 49 का √, दैट मीन्स 7। इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये n वेक्टर है, ये n वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो विच एम्प्लाइज -6i + 3j + 2k कैप डिवाइड बाय 7। इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ चुका है। ठीक है, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर के जो भी ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को, साइंस को। अब जस्ट मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो, जस्ट मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि ये डायरेक्शन को साइंस है, -6/7, 3/7, 2/7। अब देख लो, हो सकता है कि मुझे इसको 5-6 मिनट लग गए क्वेश्चन को करवाने के। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आप सोचोगे सर वहां पर मैग्नीट्यूड निकाला, उसको डिवाइड किया, आंसर आ गया। वो तो आ गया,
क्योंकि आप देख के कर रहे हो, बट पेपर में आप कैसे टैकल करोगे उसको, आपको उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन जो है, जिन्होंने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो देखी है उनको पता है कि मैं किस तरह से मैंने आपको समझाया था। अब आपको पता है कि हम आज के बाद ये बात याद रखेंगे कि अगर कोई प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले ये देखो कि वो n वेक्टर है कि n कैप है। अगर वो n कैप है तो मतलब वो डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर वो n वेक्टर है तो मतलब वो डायरेक्शन रेशियोज है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 15th की बात करते हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 4z - 6 = 0 फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो जिस तरह से एनसीईआरटी ने इसको करवाया, मैं इसको आपको ऐसा नहीं करवाऊंगा, जस्ट आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी ने किया क्या है, उसके बाद इसको मैं अपने तरीके से करवाऊंगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो ये देखो, आपको पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये डी की बात कर रहे हैं कि हमें डी निकालना है, ठीक है। अब जुई हुई ना कि जिस तरह से एनसीईआरटी ने किया हम भी वैसे ही करेंगे। हम अपनी पूरी बेसिक्स वाली वीडियो देख चुके हैं, हमें सब कुछ आता है अब, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या किया है, ये डी निकालने की कोशिश की है, ठीक है। आपको पता है कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म यही है। अब यहाँ पर भी कार्टेशियन फॉर्म लिखी गई है, अगर इसकी कार्टेशियन लिखें हम तो ये कुछ ऐसी बनेगी। इसको मैं उधर ले गया, ठीक है, इसको इससे मैच करना। अब हमें कैसे पता कि ये वाली फॉर्म है कि ये वाली फॉर्म है, फिर से वही मेथड, हम इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना बनेगा 4, 9, 16 मतलब √29, मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स नहीं है, तो मतलब ये वाली फॉर्म है, ठीक है। तो अगर मुझे डिस्टेंस ये निकालना है तो मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना पड़ेगा, मतलब ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उससे मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ेंगे। और डायरेक्शन रेशियो से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस। आपको ये पता ही है, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन रेशियो से अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस में जाना है तो मैं इन्हीं के स्क्वायर का सम का अंडर रूट इससे डिवाइड कर दूंगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अब जो मुझे मिलेगा ये डी, ये कंपेयर करेंगे तो ये 6/√29 है। एनसीईआरटी ने इसको ऐसे किया, 6/√29 इसका डिस्टेंस है। अब मैं आपको कैसे करवाने वाला हूं, मैं आपको यहां से करवाने वाला हूं। ये हम सीख चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस। अब ओरिजिन भी एक पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। आपको पता है कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ये वाली फॉर्म हो चाहे वो ये वाली फॉर्म हो कार्टेशियन में, ठीक है। तो हम इसी तरह करते हैं, एक ही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेता हूं, सिंस ओरिजिन मीन्स, मतलब आप ये पॉइंट मान लो O 0, 0, 0। अब मैं यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है वो लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला कि डिस्टेंस अगर कोई पॉइंट है x1, y1, z1, ये प्लेन है तो उसको हम ऐसे करते हैं कि x, y, z की जगह पर ये पॉइंट फिल कर देते हैं। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में समझाया था। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालने के लिए 2, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, 4 z की जगह पर 0 -6, नीचे ये x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट मॉडुलस का साइन, which implies रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आएगा, 0 - 0 + 0 -6 डिवाइड बाय 4 + 9 + 16 अंडर रूट, यहाँ पर मॉडुलस का साइन। अब जस्ट आंसर लिखना है, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देख लो, जस्ट मैंने आंसर को लिखा है कि ये 0, 0 सब कैंसिल आउट, -6 का मॉड +6 और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, √29। तो देख लो, आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको दोनों मेथड बताए हैं कि हमें इस वाले मेथड में जाने की जरूरत ही नहीं है, हम इतना क्यों सोचें, मतलब ये कर सकते हो कि ये वाली फॉर्म में आंसर गिवन था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके देखा तो वो कितना बन रहा था, √20, मतलब वो ये वाली फॉर्म नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला, अगर ये वाली फॉर्म होती तो ये वाला डिस्टेंस होता,
ठीक है। तो पहले मैं डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए, मतलब वो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए यहाँ पर जो भी डी की वैल्यू बनी वो हमारा डिस्टेंस है। अब यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली करवा दिया कि कोई भी पॉइंट हो उसको प्लेन में फिल करो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 होता तो मैं x की जगह पर 1, y की जगह पर 2, z की जगह पर 3 फिल करता और अल्टीमेटली हमारे पास उसको सॉल्व करता और हमारा जो आंसर है वो आ जाता। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 16th की बात करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को करने से पहले ही बता दूं, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो वर्ड है ना, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये मतलब कि इतना अच्छा टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको 3D में, तो इसको बहुत ध्यान से करना है आपको। और जिस तरह की एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दी गई है, मेरी एक्सप्लेनेशन उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली है। आप क्वेश्चन को इमेजिन भी कर पाओगे, उसको फील भी कर पाओगे और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। हमेशा से मेरा मोटिव यही रहता है। तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू प्लेन 2x - 3y + 4z - 6 = 0। मैं आपको पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। ये एक प्लेन है, क्योंकि जिस तरह की डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाई है उससे आपको विजुलाइज नहीं होगा। तो ये आपका प्लेन है 2x - 3y + 4z - 6 = 0। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है, ये एक परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर, ये एक परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर। अब ये ओरिजिन से, मतलब कि देखो, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये वाला, इसका नाम m रख लो। अब ये जो o मतलब कि ये जो m है ये क्या है, बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें बेसिकली ये जो पॉइंट है m ये फाइंड करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। अब सबसे पहले ऐसा करता हूँ, जो मैंने आपको रफ में समझाया, पहले आपको जो डायग्राम है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको रफ में डायग्राम समझाई है कि ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है। इसकी इक्वेशन भी हमें गिवन है 2x - 3y + 4z - 6 = 0। मैंने डायग्राम को सिंपल रखने की कोशिश की है। अब ये ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है और m पॉइंट है, x1 y1 z1। हमें बेसिकली x1 y1 z1 को ढूंढना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से कराऊंगा कि इस जैसे आप किसी भी कोई और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले भी बताया कि एनसीईआरटी में जिस तरह की इसकी एक्सप्लेनेशन है मैं आपको वो नहीं देने वाला, मैं आपको सब कुछ फील करवाऊंगा। तो ये मैंने एक मतलब कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी बात आपको याद होगी कि मैंने आपको हमेशा बताया कि जो प्लेन होता है ना, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखने का मेरा मतलब ये है, अब क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी, हमें पहचानना है कि ये कौन सी वाली है और उसका आपको पता है। नाउ अब आपको पता है 2x - 3y + 4z = 6। अब मैंने लिख लिया। अब आपको पता है इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। अगर ये स्क्वायर का सम उसका √1 आ गया, मतलब ये यूनिट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब वो LX MY NZ वाली फॉर्म है, अदरवाइज वो ये वाली फॉर्म है। यही देखना है हमें, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो, मैंने वो करके दिखा दिया। 2 का स्क्वायर 3 का -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आया, √20। ये 1 के इक्वल नहीं है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इट इज़ अ n वेक्टर। और ये मैंने आपको बना के भी दिखा दिया कि ये n वेक्टर है। अदरवाइज अगर 1 होता तो मैं n कैप लिखता, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। ये याद करो, ये हमने लाइन अब पढ़ के आए हैं। आपको पता है कि अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो मैं लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकता हूँ। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सिंस OM is a line and it is passing through 0, 0, 0 and x1 y1 z1, मतलब वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो इसकी मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि ये x1 y1 z1 हमें ऊपर लिखना है, इसको आप नीचे भी कर सकते हो। तो मैं लिखने वाला हूँ x - 0 x। ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, इसका ना हम नेम चेंज कर लेते हैं। मैं आपको करेक्ट करके बता देता हूँ। अब देखो, जस्ट मैंने यहाँ पर नेम चेंज कर दिया PQR। जस्ट कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए की है, और कोई भी रीज़न नहीं है। तो ये 0, 0, 0 PQR। तो आप ये मान लो
ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये मैंने लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब लाइन की इक्वेशन क्यों लिखी है, क्योंकि आपको पता है कि x1 z1 तो ये फिक्स पॉइंट होता है और नीचे हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये पी क्यू आर जो हमारे पास आया है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है। इस लाइन के ओ एम के ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, मुझे डायरेक्शन रेशियोज ही चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से देखो हमने इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिखी थी। अब क्यों लिखी थी, क्योंकि आपको पता है पी क्यू आर क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। अब आपको पता है हमने ये भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि ये एन कैप वेक्टर नहीं है, ये एन वेक्टर है, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 - 3 4। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बार बार इस बात पे इतना फोकस क्यों डाल रहा हूँ, आपको पता है कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल और टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज की जो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उनकी रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर मैं लिख के आपको बता देता हूँ। तो अब देखो मैंने वही लिखा कि ओपी लाइन एन वेक्टर के पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ कि p/2 इज इक्वल टू q/-3 इज इक्वल टू r/4। ये सभी किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, तो मैंने लैम्डा के इक्वल लिख लिया। तो बेसिकली आपको पता है कि हमें करना क्या है, हमें पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो p की वैल्यू यहाँ से निकाल लो 2 लैम्डा, q की वैल्यू -3 लैम्डा, r की वैल्यू 4 लैम्डा। तो मतलब देयरफॉर m कितना आ गया हमारा, जो पहले पी क्यू आर था 2 लैम्डा -3 लैम्डा, r मतलब 4 लैम्डा। अब नाउ सिंस m लाइज ऑन गिवन प्लेन, हमारा प्लेन कितना है 2x - 3y + 4z इज इक्वल टू 6, ये हमारा प्लेन था। और आपको पता अगर कोई भी पॉइंट, जैसे आपको पता होगा अगर हम ऐसे बात करते थे कि x + y इज इक्वल टू 4, तो हम अगर ये चेक करना हो कि 2, 2 इस पर लाई करता है कि नहीं करता, तो x की जगह पर 2 फिल कर दो, y की जगह पर 2, तो ये इक्वल आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो मतलब ये लाई करता है। अगर हमें 2, 3 चेक करना हो तो 2 + 3 कितना बनेगा 5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, मतलब ये पॉइंट लाई नहीं करता, ये लाई करता है, ये नहीं करता। ठीक है, अब सेम वे से अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है तो मैं x की जगह पर, y की जगह पर और z की जगह ये पॉइंट मैं फिल कर सकता हूँ, तो मैं वही फिल कर देता हूँ यहाँ पर। तो विच एम्प्लाइज 2 × 2 लैम्डा, 3 × -3 लैम्डा, 4 × 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6। विच एम्प्लाइज 4 लैम्डा + 9 लैम्डा + 16 लैम्डा इज इक्वल टू 6। कितना बन गया ये 29 लैम्डा इज इक्वल टू 6, विच एम्प्लाइज लैम्डा। अब अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर m कितना आएगा 2 × 6/29 -3 × 6/29 4 × 6/29, विच एम्प्लाइज m कितना आ गया 12/29 -18/29 24/29। अब ये जो हमारा आंसर है ये हमारा परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। देखो इसको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे वाला मेथड करो, अगर आपको एनसीईआरटी वाला समझ में आ चुका बहुत अच्छी बात, आप कर सकते हो। मेरा जस्ट मोटिव ये था कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया प्लेन के ऊपर, तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे, तो मैंने वो लिख लिया, डायग्राम मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है। अब फिर उसके बाद मैंने देखा कि प्लेन की इक्वेशन थी 2x - 3y + 4z इज इक्वल टू 6। तो मुझे ये देखना था, तो मुझे ये देखना होता है हमेशा ये आदत डाल लो कि ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है। अब मुझे पता है कि इसका स्क्वायर जब करूंगा कोफिशिएंट्स का तो ये 1 नहीं बन रहा, तो मतलब ये वाली फॉर्म है, मतलब ये n वेक्टर दिया हुआ है, तो ये मैंने बना लिया। अब मैंने लाइन की इक्वेशन लिख ली x - x1 x2 - x1 करके। तो p q r जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ये मैंने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, ये वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं।
तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसको मैंने लैम्डा की इक्वल रख लिया, तो वहां से मेरे पास पी क्यू आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गई। अब क्योंकि ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है तो मैंने एक्स वाई जेड की जगह पर ये पॉइंट फिल कर दिए और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 17 की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसको भी मैं आपको पूरा फील करवाने की कोशिश करूंगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं। तो फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, -1। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको ये देखना होता है, मैंने आपको लाइंस में भी बताया था जब हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था 3D में, कि सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सी जोन का क्वेश्चन है। अब इसमें ना हमें प्लेन की इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें हमें एक पॉइंट गिवन है। तो आपको पता है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो इस फॉर्म में किए हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन होता था ओरिजिन से और एक पैरेलल वेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर वेक्टर या यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात हो रही है, और अगर एक पॉइंट की बात हो रही है, अब यहाँ पर ये नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया गया बट वो कहीं पर हाइड किया गया, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा। मतलब अगर पॉइंट गिवन है तो मतलब हमारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए कि हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होंगी, r-a.n वेक्टर या इस तरह की कुछ फॉर्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है कि ये एक प्लेन है जो एक पॉइंट a मतलब 5 to -4 से पास हो रहा है, और ये एक लाइन है जो प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, विद डायरेक्शन, लाइन के बारे में और कुछ नहीं गिवन, विद डायरेक्शन रेशियोज। आपको पता है कि लाइन के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब x - x1, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछले क्वेश्चन में हमने अभी अभी किया था। हाँ जी, ये क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ये मतलब एक वेक्टर होता है जो लाइन के पैरेलल होता है, या कुछ भी मर्जी बोल लो, जो ABC के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो अब आप इस डायग्राम को इस डायग्राम से कंपेयर करना प्लेन की। तो एक पॉइंट गिवन है और एक नॉर्मल होता है। अब अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज पता लग जाएं तो मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं। अब यहां पर क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन परपेंडिकुलर है विद डायरेक्शन रेशियोज, तो मतलब ये जो लाइन का मतलब कि पैरेलल वेक्टर है ना, बेसिकली ये लाइन का पैरेलल वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 2, 3, -1। थोड़ा सा लाइन को देखने की कोशिश करो, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ रफ में। ये देखो, ये हमारा प्लेन है, तो ये एक लाइन है। ठीक है, अब लाइन, आपको पता है लाइन के पैरेलल वेक्टर भी होता है जिसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, -1, सॉरी यही है ना, हाँ यही है, तो ये गिवन है। तो अगर ये लाइन का डायरेक्शन, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो यही डायरेक्शन रेशियोज हमारे प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर का काम कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से डायरेक्टली इक्वेशन जो है वो लिख सकता हूँ। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हिडन होती हैं, अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ये हमें पहले से पता रहती हैं। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो भी मैंने आपको रफ में समझाया यहाँ पर आपको लिख के बताया कि ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब BC जो लाइन है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है विद डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, -1। अब मैंने आपको बता दिया कि लाइन की जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसका एक पैरेलल वेक्टर होता है। जो डायरेक्शन रेशियोज की वो बात कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअल में पैरेलल वेक्टर होता है लाइन के। तो ये मैंने पैरेलल वेक्टर बनाया, उसका नेम मैंने n रख दिया। तो पैरेलल वेक्टर टू लाइन BC हैव डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, -1। अब ये जो पैरेलल वेक्टर है लाइन का, ये क्या एक्ट कर सकता है? नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। ये नॉर्मल भी तो है ना प्लेन, क्योंकि ये अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल भी इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ गिवन नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। r- अब a वेक्टर कितना है? वो है हमारा 5i + 2j - 4k कैप डॉट। अब n वेक्टर कितना है हमारा? 2i + 3j - k = 0। तो ये हमारी क्या है? रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। अब सेम वे से हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं। अब देखो, अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखनी हो तो वो इस तरह से लिखेंगे: ax - x1, by - y1, z - z1। और आपको पता है कि x1, y1, z1 क्या होता है? हमेशा की तरह फिक्स्ड पॉइंट, और ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो a कितना है हमारा? ये रहा 2,
x माइनस x1 मतलब 5, b कितना है हमारा 3, y माइनस y1, c कितना है हमारा -1 और z माइनस z1 मतलब -4। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं ताकि हम परफेक्टली इसका आंसर दे पाएँ। तो 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस z, ये कितना बन गया +4 मतलब -4, माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी आ गई 2x प्लस 3y माइनस z, ये कितना बन गया -20। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप दूसरी फॉर्म में लिखना चाहते हो मैं आपको वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देख लो इस 20 को मैं उधर ले गया तो इस तरह से हमने इसकी कार्टेशियन फॉर्म जो है वो लिख ली। देखो हर एक क्वेश्चन को करने से, हर एक एग्जाम्पल को करने से आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। अब आपको पता लग गया कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, यहाँ से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब जो बातें सीखने वाली होती हैं उस पर भी ध्यान रखा करो कि अगर कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो उसका पैरेलल वेक्टर हमारे प्लेन के लिए नॉर्मल का काम कर सकता है। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हमें आगे जाके बड़े क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 18th की बात करते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स आर 2 5 -3, s -2 -3 5 एंड t 5 3 -3। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा ये किस जोन का क्वेश्चन है। जोन से मेरा मतलब आपको पता ही है, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स की हैं उसमें हमने ये वाला किया जिसमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन था और एक पैरेलल नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर या पॉइंट नॉर्मल वेक्टर। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मतलब कि ये वाली जोन का क्वेश्चन है तो इसको हम याद रखेंगे और इसमें हम इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक चीज़ मिसिंग है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये नॉन कोलिनियर हैं या कोलिनियर हैं, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, इसको अगर मैं रफ में समझाना चाहूँ तो ये मान लो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तीनों कोलिनियर हैं। तो इसमें से पास होने वाले मैं बहुत सारे प्लेन्स लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब बहुत सारे प्लेन्स मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। तो एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को कवर नहीं किया और आपकी बुक में ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, वहाँ पर हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, वहाँ पर ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में उलझा सकते हैं कि आप बिना सोचे समझे ये वाला फॉर्मूला लगा दो और लास्ट में जाके आपका आंसर जो है वो नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। और कोलिनियर चेक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं सबसे ईजीएस्ट वे आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप इन दोनों का डायरेक्शन रेशियोज निकाल दो आर और एस का, ठीक है, मतलब कि आर एस वैक्टर निकाल दो और एस टी वैक्टर निकाल दो, आर एस वैक्टर और एस टी वैक्टर निकाल दो। अगर ये प्रोपोर्शनल हुए तो मतलब कि पॉइंट्स क्या हैं, वैक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर वैक्टर्स पर पैरेलल हैं और एस पॉइंट उनमें कॉमन है तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। मैं वही करने की कोशिश करूंगा। तो नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर एस वैक्टर। तो इसके मतलब कि डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे आपको पता है, ये होता है, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ओ एस माइनस ओ आर, पिछले में से पहला माइनस करना है। तो आर एस वैक्टर जो है वो किस तरह से आएगा, -2 आई कैप -3 -5 जे कैप 5 -3 के कैप। तो यहाँ से हमारा आर एस वैक्टर कितना आ गया, -4i -8j, ये कितना बन गया 8 के कैप। ठीक है, सेम वे से नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एस टी वैक्टर,
ठीक है, कितना आएगा ओ टी माइनस ओ एस। तो एस टी वैक्टर कितना आएगा ओ टी माइनस, तो 5 माइनस माइनस 2 आई कैप, 3 माइनस माइनस 3 जे कैप, माइनस 3 माइनस 5 के कैप। तो एस टी वैक्टर कितना आया, ये 7 आई प्लस 6 जे माइनस 8 के। तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया क्लियरली, ये -4/7 -8/6 8/-8 ये आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब इनकी जो रेशियो है वो सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर। आपको पता है अगर ये पैरेलल होते, अगर ये प्रोपोर्शनल होते तो मैं बोलता कि आर एस वैक्टर और एस टी वैक्टर पैरेलल है और एस पॉइंट उनमें कॉमन है। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे, मतलब वो कोलिनियर होते। तो यहाँ पर ये नॉन कोलिनियर है, तो मतलब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। अब देखो आपको पता है ये फॉर्मूला बहुत ईजी है कि मैं वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है आर माइनस ए बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। अब आपको पता है कि ए बी सी, देखो ए इसका पोजीशन वेक्टर है, सी इसका, बी इसका। आप जिसका मर्जी पोजीशन वेक्टर यहाँ पर लिख सकते हो। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए ये इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर बी, इसका पोजीशन वेक्टर सी। आप इसमें वाइस वर्सा भी कर सकते हो, मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि ए पोजीशन वेक्टर है आर का, तो ये 2i प्लस 5j माइनस 3k है। बी पोजीशन वेक्टर है एस का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए -2i माइनस 3j प्लस 5k। तो ये टी का कोऑर्डिनेट, मतलब टी का पोजीशन वेक्टर है, तो सी वेक्टर कितना हुआ 5i प्लस 3j माइनस 3k। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है। अब आपकी एनसीईआरटी ने तो जस्ट बी माइनस ए और सी माइनस ए की वैल्यू कैलकुलेट की और आंसर दे दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्रॉस भी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये तो बहुत इजी है, बी माइनस ए और सी माइनस ए जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ नाउ बी माइनस ए वेक्टर। और आपको पता है कि बी माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि पहले बी कितना है -2i माइनस 3j प्लस 5k कैप, माइनस ए कितना है 2i प्लस 5j माइनस 3k कैप। तो b माइनस ए कितना आएगा -2 माइनस 2i कैप माइनस 3 माइनस 5j कैप 5 माइनस माइनस 3k कैप। ठीक है, तो देखो b माइनस ए कितना आया हमारे पास -4i माइनस 8j प्लस 8k कैप। ठीक है, अब सेम वे से आल्सो c माइनस ए। ठीक है, तो c माइनस ए को कैसे कैलकुलेट करेंगे, c कितना है 7i, सॉरी c कितना है 5i है, मैंने गलती से लिख लिया, मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको। तो c कितना है 5i प्लस 3j माइनस 3k। ठीक है, माइनस a कितना है 2i प्लस 5j माइनस 3k कैप। तो c माइनस a कितना हुआ 5 माइनस 2i कैप 3 माइनस 5j कैप माइनस 3 माइनस माइनस 3k कैप। तो c माइनस ए की फाइनल वैल्यू कितनी आई 3i माइनस 2j प्लस 0k कैप। अब देखो आपकी एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर r माइनस ए वैक्टर ये लिखा है, ठीक है, और b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इसी तरह से लिख दिया और छोड़ दिया। मेरे अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर क्रॉस कर लेनी चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि हमें इसको एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करना हमें आता है, एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन। सबसे पहले मैंने आई कैप लिख लिया, तो आई वाली रो और आई वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। तो मेरे पास कितना बचेगा, आपके सामने ही है -8 माइनस 2 8 0। उसके बाद माइनस जे कैप, तो जे वाली रो और जे वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास कितना आया देखो -4 3 8 0 प्लस के कैप।
तो k वाली रो और k वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आया -4 3 -8 -2। अब हमारे लिए बहुत ईजी है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, हम हमेशा से डिटर्मिनेंट को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, तो आई कैप यहाँ पर 0 -2 को 8 से किया -16 माइनस जे कैप, -4 को 0 से किया 0 -3 8 24 प्लस के कैप, -4 को -2 से किया +8 -3 को -8 से किया -24। तो विच एम्प्लाइज हमारी b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 16 आई प्लस 24 जे, 24 और 8 32 के कैप, ठीक है। अब मैं जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। अब आपको पता कि ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, तो r माइनस यहाँ पर कितना आएगा a वेक्टर 2i प्लस 5j माइनस 3k कैप, ठीक है, डॉट, अब इसकी वैल्यू है 16i प्लस 24j प्लस 32k कैप। अब हमारा आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने b माइनस ए क्रॉस c मैंने सीधा लिख लिया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इसमें कोई भी हमारा साइड इफेक्ट नहीं है कि हमने क्रॉस कर लिया तो हमारा आंसर गलत हो गया, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देख लो, इस क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में हमने नई बात कैसे की, पहली बात तो ये कि ये 3 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन था, तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात कि जो एनसीईआरटी ने पॉइंट यहाँ पर मिस किया है कि आपको हमेशा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर तो नहीं है। अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम एक प्लेन की इक्वेशन लिख ही नहीं सकते, वहाँ पर हम लिखेंगे इन तीनों पॉइंट्स में से हम इनफाइनाइट प्लेन्स जो हैं जो की इक्वेशंस जो हैं वो लिख सकते हैं। तो वहाँ पर हम एक इक्वेशन नहीं लिख सकते, इस बात का आप ध्यान रखोगे। यही सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 19th की बात करते हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, डायरेक्टली फॉर्मूले का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते बट आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट्स 2, 3 एंड 4 ऑन x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात की गई है और इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है, हमने डिराइव भी की थी। इसकी वेक्टर इक्वेशन सेम 3 पॉइंट्स के जैसी ही है, मैंने आपको बहुत अच्छे से डेरिवेशन करवाई थी। और इसकी जो एक्चुअल में फॉर्म है वो यही है, x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी क्या है, इंटरसेप्ट्स हैं। तो आपको पता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरह से लिखी जाती है, ठीक है, आपके नोट्स के लिए। उसके बाद जस्ट हम अपना आंसर जो है वो कर देंगे। तो अब देखो, आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह से होती है और ए बी सी क्या होते हैं, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू हुई 2 क्योंकि वो एक्स इंटरसेप्ट है, बी की वैल्यू 3 वो वाई इंटरसेप्ट है, सी की वैल्यू 4 वो जेड इंटरसेप्ट है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, हमारी इक्वेशन क्या होगी, x बाई 2 वाई बाई 3 z बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व भी कर लो। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12। अगर इसका एलसीएम 12 है तो 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर 6x, 3 4 ज़ा तो यहाँ पर 4y, 4 3 ज़ा तो यहाँ पर 3z इज इक्वल टू 1। तो विच एम्प्लाइज 12 को आप उधर ले जाओ, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है प्लेन की। इस तरह से मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि कई बार पेपर में जानबूझ के एमसीक्यू से पूछा जाता है कि अगर किसी के इंटरसेप्ट ये हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। ऐसी ऑप्शंस आपके सामने होंगी, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 20th की बात करते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी और आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि सबसे पहले हमने इसमें ये सीखा था। देखो, ये इसके क्वेश्चन किए, फिर हमने इस फॉर्म के क्वेश्चन किए, फिर हमने
3 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन किया, अभी अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म की है। अब इसके बाद हम प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये वाला क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन में से निकलने वाले प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। r डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6, r डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू -5 एंड दी पॉइंट। आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये भी इसकी इक्वेशन है, ये भी इसकी इक्वेशन है, और मैंने आपको बताया था कि इसकी इक्वेशन हम ऐसे लिख लेते हैं, बट लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक कंडीशन दी होगी, वो क्वेश्चंस में गिवन होगी, वो ये है। यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन है। आप खुद सोच के देखो, आपको मैंने क्या समझाया था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, ये दो प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बताया था बहुत सारे प्लेन्स निकल सकते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स निकल सकते हैं। तो अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं 1 1 1, अब वो पॉइंट हो सकता है इस ब्लू वाले पे हो, इस ग्रीन वाले पे हो, या ब्राउन वाले पे हो, तो वो अगर पॉइंट डिसाइड हो जाएगा तो हमें एक रिक्वायर्ड प्लेन, आपको पता है इंटरसेक्शन में से बहुत सारे प्लेन्स निकल सकते हैं, बट अगर हमें पॉइंट गिवन होगा तो देखो जिस तरह से ये मान लो दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से निकलने वाला, इस लाइन में से निकलने वाले बहुत सारे प्लेन्स जो हैं वो हो सकते हैं। वो ये भी हो सकता है, ये थोड़ा सा बड़ा है वैसे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, सभी कुछ भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। बट अगर मैं पॉइंट फिक्स कर दूं, मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है, तो वो प्लेन हमारा फिक्स हो जाएगा, मतलब हम एक प्लेन की इक्वेशन जो है वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मेरी आपको एक सजेशन है कि आपको क्वेश्चन चाहे वेक्टर इक्वेशन का आए चाहे कार्टेशियन इक्वेशन का आए, आप हमेशा ये वाली फॉर्म थोड़ी सी याद करनी मुश्किल होती है मेरे अकॉर्डिंग, ये वाली फॉर्म बहुत इजी है। जस्ट सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, उसके बाद उसको फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0 करके लिख लो। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो आपको पता है कि ये वेक्टर इक्वेशन है ना, तो इसकी कार्टेशियन हम लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपको पता कि आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको डॉट करना तो कितना आएगा, आई को आएगा 1 आएगा, मतलब 1x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 6। इसको आप ऐसे करके लिख लो, -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप प्लेन P1 जो है वो सपोज कर सकते हो, ठीक। अब सेम वे से दूसरे प्लेन की बात करते हैं। अब देखो सेम वे से दूसरा प्लेन है, इसको मैंने एक्स आई वाई जेड के लिख लिया, तो इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू -5। इसको अब ढंग से लिख लो, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका दूसरा प्लेन है, ठीक है। अब आपको पता कैसे लिखेंगे, देखो ऐसा नहीं है कि यही प्लेन पहला हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिसको आप मर्जी ले सकते हो। तो P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, वो लिखने की वो हम लिख सकते हैं। ये जो हमारा प्लेन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये आपका प्लेन P1 है, ये P2 है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय, आप सब ये याद रखोगे, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो P1 लिख लो, ठीक है, प्लस लैम्डा P2 कितना है, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स है। तो हमने इंटरसेक्शन से निकलने वाले सभी प्लेन्स लिख लिए, फैमिली ऑफ प्लेन्स हैं। बट आपको पता है कंडीशन दी हुई है, इट पासिस थ्रू 1,1,1। और जब भी कोई पॉइंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई पॉइंट, जैसा कि आपको दिखाने की कोशिश करूं अगर, हाँ जी ये रहा, मैंने आपको अभी आज की वीडियो में बताया था, ये मान लो कि लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2,2 फिल करना, x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, ना आ गया 4, तो ट्रू है, मतलब ये पास कर रहा है। 2,3 ये 5 इज इक्वल टू 4, नहीं मतलब पॉसिबल नहीं है, तो ये पास नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट, मतलब अगर ये पॉइंट से पास कर रहा है, हमें ये गिवन है, तो x की जगह पर हम 1, y की जगह पर 1, z की जगह पर 1 हम फिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आए। 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ कितना आया 3 माइनस 6 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ -3 प्लस लैम्डा 5, यहाँ कितना आया 14 इज इक्वल टू 0। 14 लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा कितना आ गया 3/14। तो ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 1 दे दो, पुट इन 1, इसको आप 1 में फिल कर लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्टेशियन वाला क्वेश्चन आए चाहे वेक्टर इक्वेशन वाला क्वेश्चन आए, आपने हमेशा इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। हम बाद में कार्टेशियन से वेक्टर में जा सकते हैं। तो पुट इन 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3/14, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 14x प्लस 14y प्लस 14z माइनस, इसको आप करोगे तो कितना आएगा 84, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होल डिवाइड बाय 14, ठीक है, क्योंकि ये 14 का मैंने एलसीएम ले लिया। ये इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ऐसा करो, इज इक्वल टू 0 यहाँ पर डाल लो, मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, इस 14 को उधर ले जाके ख़त्म कर देना। तो 14x प्लस 14y 14z माइनस 84, इसको मल्टीप्लाई करो 3 को, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 14 इंटू 0। अब इनको ऐड कर लो, 20x 14y और 9y 23y 14 और 12 26z माइनस 84 प्लस 15 कितना आएगा 74 69, तो माइनस के 69 इज इक्वल टू 0। तो 20x प्लस 23y प्लस 26z इज इक्वल टू 69। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको पता है ये पहले वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर के। अब दूसरा ये नॉर्मल वेक्टर के होंगे, ठीक है। तो 20i प्लस 23j प्लस 26 की कैप इज इक्वल टू 69। अगर बाय चांस यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती, आपको पता है कि ये माइनस मैं इधर ले आता और एडजस्ट कर लेता, यहाँ पर हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन है। तो आप देख भी सकते हो हमारा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये एन कैप आएगा कि एन वेक्टर आएगा। आप वैसे चेक भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली चाहे एन कैप हो चाहे एन वेक्टर हो, उसको हमें इसी फॉर्म में लिखना होता है। तो वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अगर हमसे पूछा होता तो हम इसका मैग्नीट्यूड करके चेक कर लेते कि ये नॉर्मल वेक्टर है कि या यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजी सॉल्व कर लिया। इसमें हमने क्या सीखा कि जब भी प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन, हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी होगी इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स में से, हमें उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। पहला प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। उस पॉइंट को मैंने फिल किया, सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 21 की बात करते हैं। शो दैट द लाइंस x प्लस 3 बाई -3, y माइनस 1 बाई 1, z माइनस 5 बाई 5 एंड x प्लस 1 बाई -1, y माइनस 2 बाई 2, z माइनस 5 बाई 5 आर कोप्लेनर। तो आपको पता है कि ये कोप्लेनर वाला क्वेश्चन है और हमने इसको प्लेन्स में पढ़ा है टॉपिक को, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। तो आपको अगर याद है बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको लाइंस में भी बताया था कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वो एक ही प्लेन में है, मतलब वो लाइंस कोप्लेनर है। तो मैं यहां पर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको याद करने की बजाय अब ये वाला फॉर्मूला ही याद रखना कि जब भी कोप्लेनर वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसी फॉर्मूला से उसको करोगे। और आपको पता है कि ये लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में है। सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो सबसे पहले वही लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो आपको पता है x माइनस 3 बाई -3, y माइनस 1 बाई 1, z माइनस 5 बाई 5 एंड इसको भी लिख लेते हैं x माइनस -1 बाई -1।
तो ये लिखना जरूरी होता है y माइनस, इसके बिना आप क्वेश्चन में गड़बड़, आपसे गड़बड़ जो है वो हो जाएगी। अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है जो लिख के दिखा देता हूँ। अब अगर हम इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में से कंपेयर करें तो आपको पता है कि हमारा फिक्स्ड पॉइंट कितना आएगा, जो x1 y1 z1 है, मतलब -3 1 5। कंपेयर करो, x1 ये है -3, y1 1 है, z1 5 है, ठीक है। तो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूं a1 वेक्टर, तो -3i प्लस j प्लस 5 की कैप। अब सेम वे से डायरेक्शन, रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर आर कितनी है, जो नीचे हैं -3 1 और 5। तो देयरफॉर m1 वेक्टर कितना होगा, -3i प्लस j प्लस 5 की कैप। अब देखो ये कोइंसिडेंस है कि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है। अब सेम वे से यहां पर भी फिक्स पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर फिक्स पॉइंट कितना आ रहा है, और इसको कंपेयर करोगे -1 2 5, ठीक है। तो देयरफॉर a2 वेक्टर कितना आ गया यहां पर हमारा, -i प्लस 2j प्लस 5 की कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर आर -1 2, और ये भी कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम आ रहे हैं। तो देयरफॉर m2 वेक्टर कितना आया, -i प्लस 2j प्लस 5 की कैप। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने शॉर्टेड डिस्टेंस के फॉर्मूले में भी पढ़ा है। ये आप बस याद रख लेना कि a2 माइनस a1 कितना होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसके कोऑर्डिनेट्स m2 के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, ऐसा करते हैं a2 माइनस a1 जो है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। a2 माइनस a1, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है तो a2 माइनस a1 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। a2 कितना है, -i प्लस 2j प्लस 5 के कैप -3i प्लस j प्लस 5 के कैप। तो a2 माइनस a1, -1 माइनस माइनस प्लस 3 i कैप, 2 माइनस 1 j कैप, 5 माइनस 5 की कैप। तो a2 माइनस a1 कितना आ गया, 2i प्लस j प्लस 0 की, ठीक है। तो ये हमने a2 माइनस a1 निकाल लिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम m1 क्रॉस m2 की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो अब देखो हमने a2 माइनस a1 कैलकुलेट कर लिया, m1 क्रॉस m2 जो मैंने वैल्यू फिल कर ली है, ठीक है। डिटर्मिनेंट डिफाइन करना है, तो m1 क्रॉस m2, तो i वाली रो और i वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं हमेशा की तरह। तो मेरे पास कितना आएगा, 1 2 5 5, ठीक है, माइनस j। अब j वाली रो और j वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, -3 -1 5 5 प्लस k कैप। तो k वाली रो और k वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, कितना आएगा, -3 -1 1 2। तो जस्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं इसको सॉल्व, हमारे लिए ये बहुत इजी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन इजी होने चाहिए, लेंथ पर मत जाया करो। 1 को 5 से किया 5 माइनस 5 2 ज़ा 10, माइनस जे कैप, -3 को 5 से किया -15, -1 को 5 से किया -5, -3 को 2 से किया -6, -1 को -1 से किया, -1 को 1 से किया तो -1, ठीक है। तो m1 क्रॉस m2 कितना आएगा, यहाँ पर -5, यहाँ पर -15 प्लस 5, यहाँ पर -6 प्लस 1। तो m1 क्रॉस m2 -5i,
ये कितना होगा -10J प्लस 10J, माइनस बाहर भी है, ये -5K कैप। तो ये हमारे M1 क्रॉस M2 की वैल्यू है। अब आपको पता है, चाहे आप ये देख लो चाहे आप ये वाला देख लो, एक ही बात है, ठीक है, आगे पीछे लिखा हुआ एक ही बात है, डॉट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ से हमारी ये वाली वैल्यू 0 आ गई, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस 0 है, मतलब वो कोप्लेनर है। और यहाँ पर मैंने सीधे ही बताया आपको कि अगर ये वैल्यू 0 है तो लाइंस क्या है, कोप्लेनर। तो हम वही जो है वो फिल कर लेते हैं इसमें वैल्यू। तो अब देखो मैंने वही लिखा है A2 - A1, ठीक है। तो 2I प्लस J 0K, डॉट करनी तो बहुत ईजी है। M1 क्रॉस M2 की वैल्यू लिख -5I प्लस 10J -5K। तो A2 -A1 डॉट M1 क्रॉस M2 की वैल्यू कितनी आई, -10 प्लस 10, 0 को 5 से किया 0, कितनी आ गई 0। सिंस A2 -A1 डॉट M1 क्रॉस M2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइंस आर कोप्लेनर, ठीक है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। तो जस्ट इसमें हमने क्या किया कि लाइंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना वो जरूरी है। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मुझे A1 M1 A2 M2 पता लग गए, A2 -A1 कैलकुलेट किया, M1 क्रॉस M2 कैलकुलेट किया, डॉट की वो 0 आ गई, मतलब लाइंस क्या है, कोप्लेनर। सो नेक्स्ट एग्जांपल 22 की बात करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 2x + y - 2z इज इक्वल टू 5, 3x - 6y - 2z इज इक्वल टू 7 यूजिंग वेक्टर मेथड। अब आपको याद होगा कि जो भी मैंने आपको प्लेन्स में बताया था कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जो नॉर्मल में एंगल है वही प्लेन्स में एंगल होता है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और मैंने आपको ये भी सजेस्ट किया था कि आप हमेशा वेक्टर वाली फॉर्म ही याद रखोगे, ये ज़्यादा इजी है। N1 डॉट N2, नीचे उन दोनों का मैग्नीट्यूड। अब जस्ट देखो, ये कोई जो मैं स्टेप करने वाला हूँ ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, जस्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये जो देखो, सबसे पहले इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि हमें पता लग सके कि ये n वेक्टर है या n कैप है, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए करके दिखा देता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको यहाँ पर ये जस्ट स्टेप करके दिखाया, जो कि मैंडेटरी स्टेप नहीं है। अब हमें पता है कि ये भी 1 के इक्वल नहीं है, ये भी 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों नॉर्मल वेक्टर दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर हमें n वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस j -2k कैप, 2i प्लस j -2k कैप। एंड n2 वेक्टर कितना दिया हुआ है हमें, 3i -6j -2k कैप, ठीक है। तो ये हमें वेक्टर दिया हुआ है और आपको पता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि जो नॉर्मल्स में एंगल होता है वही प्लेन्स में एंगल होता है। तो अब देखो, आपको पता है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे होता है, N1 डॉट N2, N1 मैग्नीट्यूड N2 मैग्नीट्यूड, फिर होल का मॉडुलस। ये मॉडुलस क्यों डालते हैं, क्योंकि हम हमेशा अक्यूट एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ सबसे पहले N1 डॉट N2 ही निकाल लेते हैं। तो N1 कितना है, 2i प्लस j -2k कैप। N2 कितना है, 3i -6j -2k कैप। तो देयरफॉर N1 डॉट N2 की वैल्यू कितनी आ गई, i को i के साथ करेंगे तो 6, j को j के साथ करेंगे तो -6, -2 को k को k के साथ करेंगे तो +k4, यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 4। नाउ वैसे ये हम स्टेप कर चुके हैं, बट क्योंकि इसको हमें पेपर में नहीं करना है इसलिए दोबारा से कर रहा हूँ। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो N1 का मॉडुलस कितना आ गया, 4 + 1 + 4, मतलब √9। तो N1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3। आल्सो N2 का मैग्नीट्यूड, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो N2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 9, 36 + 4, कितना आ गया, √49। तो N2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया,
7। अब सभी वैल्यूज हमें यहाँ पर फिल करनी है। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 की वैल्यू कितनी है 4, n1 मैग्नीट्यूड 3 है, n2 मैग्नीट्यूड 7 है, तो कितना आ गया 4/21। तो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21। तो अगर कोई ये वैल्यू ऐसी होती जो टेबल में होती तो मैं एंगल बता देता, तो ये वैल्यू मैं बता नहीं सकता, तो इसको ऐसे लिख लिया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर्स थे, तो वेक्टर्स में मैंने एंगल निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट की और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 23 की बात करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है। 3x - 6y + 2z इज इक्वल टू 7, 2x + 2y - 2z इज इक्वल टू 5। तो एनसीईआरटी ने इसको डिफरेंट किया था, पिछले क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से किया था। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक ही मेथड आप याद रखो। तो फिर से मैं ये चेक करूँगा, ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है कि दोनों नॉर्मल वेक्टर्स ही है ना, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने वो करके दिखाया, इसको आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। इसके मैंने कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके देखा, ये 7 आया, ये 2√3 आया, मतलब दोनों 1 के इक्वल नहीं, मतलब दोनों नॉर्मल वेक्टर है। तो देयरफॉर हमारा n1 वेक्टर कितना हुआ, इसको देख लो, 3i - 6j + 2k कैप, ठीक है। और n2 वेक्टर कितना हुआ, n2 वेक्टर कितना हुआ 2i + 2j - 2k कैप, ठीक है। अब आपको पता है कि एंगल किस तरह से हम निकालते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इस तरह से निकालते हैं। तो नाउ n1 डॉट n2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। n1 डॉट n2, n1 कितना है 3i - 6j + 2k कैप, n2 कितना है 2i + 2j - 2k कैप। तो डॉट करना है इसकी जरा, n1 डॉट n2 कितना आएगा, i को i कैसे करेंगे 6, -6 को 2 से करेंगे -12, 2 को -4 से 2 से करेंगे -4, तो कितना आ गया -6 - 4 मतलब -10, ठीक है। तो कितना आ गया -10। अब सेम वे से आल्सो n1 का मैग्नीट्यूड, तो i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। तो n1 मैग्नीट्यूड कितना आ गया 9 + 36 + 4 कितना आ गया 49, कितना आ गया 7। आल्सो n2 का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। तो n2 मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4 + 4 + 4 कितना आ गया 12। तो इसको आप लिख सकते हो, पहले भी बताया था 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये 2 पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2√3। अब आपको पता है देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 -10, नीचे 7, 2√3 मॉडुलस का साइन, तो मतलब ये कितना आएगा +10 7 2√3, मॉडुलस से वो माइनस साइन जो है वो हमारा हट गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं, इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5। तो विच एम्प्लाइज cos थीटा कितना आ गया 5/7√3। अब देखो आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, ये कि मैंडेटरी स्टेप नहीं है। तो कितना आएगा यहाँ पर 5√3, √3 को √3 से करेंगे तो 3। तो विच एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 5√3, नीचे कितना आएगा 21। तो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5√3/21। तो ये हमारा आंसर है जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो देख लो कितना इजीली इसको सॉल्व कर लिया। मैंने 2 मेथड्स को फॉलो नहीं किया, हम सेम वही मेथड से, जब भी एंगल वाला क्वेश्चन आएगा हम ये वाला स्टेप चेक करेंगे अपने मन में ही, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर है तो n1 डॉट n2 को कैलकुलेट किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो
आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 24 की बात करते हैं। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 25 माइनस 3 फ्रॉम द प्लेन r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। अब आपको याद होगा मैंने आपको एग्जाम्पल 15 भी इसी तरीके से करवाई थी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अब ये वाले फॉर्मूलास ना याद रखो, इसको आप माइंड में रख लो अपने, बट एक्चुअल में यही फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आप जस्ट इसको क्या करो, इसको जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसको आप ऐसे लिख लो, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 4। इसको करना तो 6x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो कार्टेशियन में जैसे कन्वर्ट हो गया, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था कुछ इस तरह से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, प्लेन। ठीक है, तो अब डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन किस तरह से लिखा जाता है मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब आपको पता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो x की जगह पर 2, y की जगह पर 5 प्लस 2, z की जगह पर माइनस 3 माइनस 4 डिवाइड बाय x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। आप ये देखना, ये वाला ax1 by1 cz1 माइनस डी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट, यहाँ पर मॉडुलस का साइन क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आएगा, 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 36 प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट, मॉडुलस का साइन। तो ये कितना आएगा, 12 माइनस 15 कितना आएगा, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाय रूट 49। तो ये कितना आएगा, माइनस 13 बाय 7 मॉडुलस का साइन, तो कितना आ गया 13 बाय 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया, 13 बाय 7। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। देखो, जब भी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन निकालना होगा हम क्या करेंगे, उसको कार्टेशियन में लिखेंगे, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, उस पॉइंट को एक्स वाई जेड की जगह पर फिल कर देंगे और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। सो नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25। फाइंड एंगल बिटवीन दी लाइन x प्लस 1/2 y/3 z माइनस 3/6 एंड प्लेन 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। आपको पता है लाइन और प्लेन के बीच, मैंने आपको एंगल के बारे में समझाया था कि उसमें 90 का डिफरेंस होता है। जो प्लेन के नॉर्मल और लाइन के पैरेलल वेक्टर में एंगल होता है, वही उसमें 90 का डिफरेंस डाल के वही एंगल हम जो है वो प्लेन और लाइन के बीच में निकाल सकते हैं। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में दी थी कि किस तरह से ये काम करता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें जस्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर चाहिए और प्लेन का नॉर्मल, लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो उसके लिए हम इस लाइन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आपको पता है x माइनस 1/2 y माइनस 0/3 z माइनस 3/6। अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे, हो सकता है कि आपको लगे कि सर एनसीईआरटी ने डायरेक्टली इसको लिख दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस क्वेश्चन में माइनर चेंज आ जाए, मान लो इसकी जगह पर ये आ जाए पहली स्टेटमेंट जो है, तो ये 2 3 6 इसका नॉर्मल प्लेन वेक्टर पैरेलल वेक्टर नहीं रहेगा, ये कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ऐसी है, x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, so therefore direction ratios of parallel vector are 2 3 6। therefore m वेक्टर कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। अब सेम वे से ये हमारा प्लेन है, सेम वे से ये हमारा क्या है,
प्लेन, तो इसका भी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है या हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, वो हमको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये मैंने वो करके दिखाया है कि 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आया 15, मतलब ये 1 की इक्वल नहीं है, मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है। तो देयरफॉर n वेक्टर हमारा कितना है प्लेन का 10i प्लस 2j माइनस 11k कैप। ठीक है, अब हमने दोनों नॉर्मल वेक्टर और मतलब कि प्लेन पैरेलल वेक्टर निकाल लिए हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ m डॉट n, आपको फॉर्मूला पता है m डॉट n कितना होता है, तो 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। नॉर्मल वेक्टर कितना है 10i प्लस 2j माइनस 11 की कैप। तो विच एम्प्लाइज m डॉट n कितना आएगा, 2 को 10 से किया 20, 3 को 2 से किया 6, इसको इससे किया माइनस 66, तो कितना आएगा माइनस के 60 माइनस के 40, तो कितना आ गया माइनस 40। आल्सो m वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी निकालना है, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो 4 प्लस 9 प्लस 36, तो कितना आ गया m का मैग्नीट्यूड 49 मतलब 7। तो इस तरह से हमने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लिया। आल्सो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो तो वैसे हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, बट क्योंकि ये स्टेप आपको पेपर में नहीं करना दोबारा से कर रहा हूँ। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आएगा 100 प्लस 4 प्लस 121। तो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 225। इसको आप लिख सकते हो 15 इंटू 15 मतलब 15। अब आपको पता है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो आपको पता है कि एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन इस तरह से होता है, तो साइन थीटा m डॉट n की वैल्यू माइनस 40 है, m का मैग्नीट्यूड 7 है, n का मैग्नीट्यूड 15 है। ठीक है, तो अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो कितना आएगा माइनस 8/21। इसको मॉड से बाहर निकाल दो तो 8/21। तो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। तो इस तरह से हमने लाइन और प्लेन के बीच में भी एंगल जो है वो निकाल लिया। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ताकि हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर आए, मतलब m वेक्टर आए। उसके बाद इसमें हमने चेक किया कि ये नॉर्मल वेक्टर है, डॉट की मैग्नीट्यूड फॉर्मूले में फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब आज की वीडियो में आपको बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ पर आई। हमने बेसिक में सब कुछ अच्छे से सीख लिया था, तो हमें आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब सेम वे से नेक्स्ट वीडियो में भी हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी।